हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बताओ कैसे हो भाई, और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। ठीक है, बिल्कुल मस्त चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। देखो, ज्योग्राफी का मॉडल पेपर सेकंड चल रहा है हमारा। ज्योग्राफी का मॉडल पेपर सेकंड, ठीक है, और सेकंड का सेकंड भाग है। क्योंकि हम एक साथ एक मॉडल पेपर को कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं, एक मॉडल पेपर के 3 टुकड़े कर रहे हैं हम, 33 क्वेश्चनों का सेट। ठीक है, तो इससे पहले हमने टोटल ये 33 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था यहाँ तक। ठीक है, इससे आगे हम जो ज्योग्राफी का मॉडल पेपर सेट सेकंड है, उसका सेकंड भाग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है जी, तो जो भी सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ढेर सारे कमेंट्स करें। ठीक है, इसके अलावा यदि आप इन सभी मॉडल पेपर्स की पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ ले सकते हो। बिल्कुल नाम मात्र चार्ज लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा चार्ज है। 7891350470, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है जिनसे आप बात कर सकते हो या आप यहाँ पर चैट कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। यदि बहती हुई नदी का वेग 2 गुना हो जाए तो नद भार उठाने की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। 2 गुना, 12 गुना, 36 गुना या 64 गुना। बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी के सभी। हर किसी को सही आंसर देने की कोशिश करना है। सबसे पहले तो आप सही आंसर देने की कोशिश करो, कोशिश करोगे 100% सही आंसर दोगे। तो देखो यहाँ पर आएगा 64 गुना। ठीक है, अब देखो आपने छठी का नियम पढ़ा होगा, छठी का सिद्धांत, छठी का सिद्धांत, और गिलबर्ट महोदय ने दिया था ये। तो इसमें क्या होता है, छठी का सिद्धांत का मतलब है कि यदि नदी के भार को 1 गुना बढ़ाया जाता है तो जो भार ढोने की क्षमता है वो 6 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम बताते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2 गुने की बात हुई है तो 2 मल्टीप्लाई 6, 2 की क्यूब 6। अब यहाँ पर हम 2 को 6 बार गुना करेंगे, क्योंकि 2 गुना बढ़ा है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 गुना। ठीक है, यदि यहाँ पर क्वेश्चन आए कि नदी के वेग को 3 गुना कर दिया जाए, कितना गुना, 3 गुना कर दिया जाए, तो नद भार उठाने की या धोने की क्षमता कितनी होगी। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 3 की घात 6। अब इसको हम 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इस तरीके से सोल्व करके मान निकालेंगे। यदि 4 आ जाए, 4 गुना कर दी जाए, तो भी हम इसको 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 इस तरीके से करके सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं ये, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी बस। छठी का सिद्धांत किसने दिया था, गिलबर्ट महोदय ने दिया था। ठीक है, और इसके अलावा देखो, ये तो थी भार उठाने की क्षमता। और यदि अपर्दन की पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि यदि बहती हुई नदी का वेग 2 गुना हो जाए तो अपर्दन शक्ति कितना गुना बढ़ेगी। तो भाई वो 2 गुना बढ़ती है, तो यहाँ पर 2 गुना, 2 का 2 गुना कितना होगा, 2 गुना 2 बराबर 4। ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यदि क्वेश्चन आ जाए कि नदी के बहती हुई नदी का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो नद भार उठाने की तो नद भार की जगह आएगा अपर्दन शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यदि बहती हुई नदी का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो अपर्दन शक्ति कितना गुना बढ़ेगी। तो 3 का 2 गुना बढ़ जाएगी, मतलब 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो। और यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अपर्दन ज़्यादा होता है, अपर्दन 6 गुना होगा या फिर उसका भार ढोने की क्षमता 6 गुना होगी। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए एक सबसे आसान तरीका है, आप कहीं का भी देखो, आपने सुना होगा कहीं भी बाढ़ आती है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा गहरे खड्डे नहीं पड़ते, बल्कि वहाँ पर ज़्यादा माल की हानि होती है। थोड़ी सी बाढ़ आती है, गाड़ियाँ बह के चली जाती हैं, ठीक है, और मकान टूट टूट के बह के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा गहरे खड्डे नहीं हो पाते।
कितनी भी तेज बाढ़ क्यों ना आए, ज़्यादा गहरा खड्डा नहीं होगा, क्योंकि अपर्दन शक्ति कम होती है भार ढोने की शक्ति की तुलना में। अगला क्वेश्चन, हम्मादा क्या है? वायु द्वारा निर्मित धूल के मैदान, लीबिया क्षेत्र की चट्टानी मरुस्थल, नदी द्वारा निक्षेपित मैदान, हिमनद द्वारा उत्पादित मैदान। बताओ भाई यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो हम्मादा क्या है, सबसे पहले मैं बताऊं, 3 शब्द हैं। हम्मादा रेग और शरीर है, अर्घ और कौम है। अर्घ और कौम क्या होते हैं? बलुई मरुस्थल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेग और शरीर क्या होता है? पथरीला मरुस्थल होता है। हम्मादा क्या होता है? चट्टानी मरुस्थल होता है, ठीक है। अब हम्मादा क्या है इसकी बात की जाए तो भाई हम्मादा क्या है? लीबिया क्षेत्र की चट्टानी मरुस्थल, ठीक है, लीबिया क्षेत्र का चट्टानी मरुस्थल। यहाँ पर देखो ध्यान रखना, लीबिया क्षेत्र ही नहीं, ये तो इसको क्वेश्चन लीबिया का नाम देकर तो इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है, बाकी मेन है चट्टानी मरुस्थल। यहाँ पर लीबिया की जगह कोई दूसरा चट्टानी मरुस्थल का भी नाम ले सकता है। यदि घाटी हिमनद अपर्दन करते हुए समुद्र तटों पर आ मिलती है तो वे निर्माण करते हैं डोलमेशियन तट, फियोर्ड तट, रिया तट और तटस्थ तट। बताओ क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर दो। अरे भाई यहाँ पर होगा फियोर्ड तट। डोलमेशियन तट क्या होता है, फियार तट क्या होता है और रिया तट क्या होता है, ये मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, बहुत सारी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है इसको। जब कोई ठंडी वायु राशि गर्म धरातल पर आती है तो वायु में स्थायित्व विकसित होता है, वायु राशियों में ताप व्युत्क्रमण हो जाता है, वर्षण कम होता है, वायु अस्थिर हो जाती है और वर्षण होता है। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बताओ भाई 37वें क्वेश्चन का आंसर दो। अरे मेरे प्यारे साथियों 37वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। डी का मतलब वायु अस्थिर हो जाती है और वर्षण होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। किसका मानना था कि सभी प्रवाल भित्तियां तटीय भित्तियों के रूप में बनी और बाद में निमज्जन के कारण ऊपर आ गई? बताओ भाई, बताओ रे बताओ। सभी प्रवाल भित्तियां तटीय भित्तियों के रूप में बनी और बाद में निमज्जन के कारण ऊपर आ गई। डाना ने, मर्रे ने, डेविस ने, डार्विन ने। तो भाई ये बात किसने बोली थी? डार्विन ने बोली थी। अगला क्वेश्चन 39वां। पार्कलैंड नाम किस वनस्पति को दिया गया है? बताओ भाई पार्कलैंड नाम किस वनस्पति को दिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान, दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान, दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान, वेनेजुएला के उष्ण घास के मैदान। 39वें क्वेश्चन का आंसर दो भाई। अरे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सही आंसर होगा वेनेजुएला के उष्ण घास के मैदान। कौन सी विशेषता पारिस्थितिकी तंत्र की नहीं है? एकात्मक, कार्यात्मक, वर्णात्मक, संरचनात्मक। बताओ कौन सी विशेषता पारिस्थितिकी तंत्र की नहीं है? ओ मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर होगा वर्णात्मक। वर्णात्मक किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता नहीं है, बाकी एकात्मक, कार्यात्मक और संरचनात्मक ये तीनों की तीनों पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं हैं। देखो भाई लोगों पीडीएफ लेने के लिए नंबर लिखे हुए हैं, चाहो तो ले सकते हो। कौन सा प्रजाति समूह लहरदार बालों वाला है? कॉकेशियन, मंगोलाइड, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड। भाई लोगों कॉकेशियन।
चलवासी पशुपालक बद्दू का अधिवास है। हमद व नेफद मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, मध्य एशिया मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। देखो, पैरामीटर पर लगाने का सबसे बड़ा कारण है मेरा, क्योंकि जब मैं लाइव रहता हूं तो वहां पर हम डिस्कस करने लग जाते हैं बिगर फालतू की बातों में, आपके आंसर का इंतज़ार करने लग जाता हूं, तो उससे क्या होता है, जो क्लास होती है वो लंबी हो जाती है। ठीक है, जबकि यहाँ क्लास छोटी होती है क्योंकि अब हमें टाइम बचाना है। हर एक मिनट का बहुत ही सही ढंग से, बहुत ही शानदार तरीके से यूज़ करना है। तो भाई लोगों, चलवासी पशुपालक बद्दू कहाँ पर रहता है? हैमद और नफद मरुस्थल में। चिकिल रोज जिससे च्युइंगम बनाई जाती है किस पेड़ से निकाला जाता है? सिनकोना से, एबोनी से, जैपोटा से, हेमलॉक से। चिकिल रोज जिससे च्युइंगम बनाई जाती है किस पेड़ से निकाला जाता है? सिनकोना, एबोनी, जपोटा, हेमलॉक। तो यहाँ पर होगा भाई जपोटा से। जो च्युइंगम होती है वो च्युइंगम किससे बनाई जाती है? चिकिल रोज से बनाई जाती है, जो किससे निकाला जाता है? जपोटा से। नगरों के कारिक वर्गीकरण के लिए परमाप विचलन विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया। नगरों के कारिक वर्गीकरण के लिए परमाप विचलन विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया। चौसी डी हैरिस ने, पाउनाल ने, हार्ट ने, नेल्सन ने। अरे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर होगा नेल्सन ने। किसने? नेल्सन ने। ठीक है, किसने? नेल्सन ने। आगे बात करते हैं। सॉरी, 45वां क्वेश्चन है। एक केंद्रीय नगर के चारों ओर प्रदेश का निर्माण इसका उदाहरण है। एक केंद्रीय नगर के चारों ओर प्रदेश का निर्माण किसका उदाहरण है? समरूप प्रदेश का, विशिष्ट प्रदेश का, नाभीय अथवा कार्यात्मक प्रदेश का, सकेंद्रीय प्रदेश का। अरे प्यारे प्यारे साथियों, आंसर दो भाई लोगों। आपको आंसर देना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत शानदार है। 45वें क्वेश्चन का सही आंसर है भाई साहब, ऑप्शन सी। क्या है सही आंसर? ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पर भाई लोगों। नाभीय अथवा कार्यात्मक प्रदेश का। अमेरिका का ओल्ड फेथफुल गीजर कितने अंतराल पर फूटता है? 30 मिनट, 35 मिनट, 60 मिनट, 65 मिनट। बताओ, अमेरिका का ओल्ड फेथफुल गीजर कितने अंतराल पर फूटता है? अरे भाई लोगों, अमेरिका का जो ओल्ड फेथफुल गीजर है ना, वो टोटल 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है। कितने अंतराल पर? 65 मिनट के अंतराल पर। आगे बात की जाए, गुहा के अनुसार किस प्रजाति समूह को भारत में प्राचीनतम बसने वाला माना गया है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, निग्रेटो, नार्डिक या वैदिक कार्य और मंगोलाइड। गुहा के अनुसार किस प्रजाति समूह को भारत में प्राचीनतम बसने वाला माना गया है? अरे भाई लोगों, वो है निग्रेटो। ठीक है, गुहा ने कि निग्रेटो प्रजाति समूह को भारत में प्राचीनतम बसने वाला माना है। कौन सी को? निग्रेटो को। मुंबई कोलकाता रेल मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? भोरघाट, पालघाट, थालघाट या नन ऑफ दीज।
बोरघाट, पालघाट, खालघाट या नन ऑफ दीज? बताओ। मुंबई से कोलकाता रेल मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार। अरे मेरे प्यारे साथियों, थालघाट से। मुंबई को कोलकाता, जो मुंबई कोलकाता रेल मार्ग है वो थालघाट से होकर गुजरता है। ओ तेरी, कितना शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, मस्त है, गजब क्वेश्चन। मेरे को ये क्वेश्चन पता है कितना शानदार लगा, जैसे स्मार्ट लड़की लगती है ना कोई, और लड़कियों को जब कोई स्मार्ट लड़का देखती हैं फिर मन में फीलिंग होती है, वाह यार, वेरी नाइस। और लड़कों के साथ भी ऐसा ही होता है, जब किसी लड़की को देखते हैं स्मार्ट लड़की को तो मन में होता है, अरे यार वाह, वेरी नाइस, हाउ मच ब्यूटीफुल। गर्ल्स सोचती हैं हाउ मच हैंडसम, सो स्मार्ट, सो क्यूट, बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं। उसी तरीके की फीलिंग आई है भाई। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर दो। कोको चैनल, ढक्कन पास, 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल। कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिन अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, सुमात्रा। मिलान करके बता दो भाई, क्या होगा आंसर? बताओ रे बताओ। अरे मैं ही बताता हूँ रे भाई मेरे प्यारे साथियों। कोको चैनल कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से जोड़ता है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से जोड़ती है। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से जोड़ता है। 50वां क्वेश्चन। चंबल के प्रवाह के संबंध में कौन सा क्रम सही है? महू, कोटा, बूंदी, धौलपुर, इटावा। कोटा, महू, धौलपुर, बूंदी, इटावा। इटावा, महू, कोटा, धौलपुर, बूंदी। बूंदी, कोटा, इटावा, महू, धौलपुर। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर केवल आप, यदि आपको थोड़ी सी चीज़ याद है ना, थोड़ी सी बिल्कुल बारीक से, आपको यदि थोड़ा सा कुछ याद है ना, तो भी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। देखो मैं चाहता ना तो इस क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बना सकता था, बहुत डिफिकल्ट, लेकिन मैं नहीं चाहा। कुछ कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होने चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू से निकलती है, महू के जाना पाओ से, महू के जाना पाओ से निकलती है। ठीक है, तो महू से निकलेगी, उसके बाद बूंद कोटा में जाएगी, फिर बूंदी में जाएगी, फिर धौलपुर में, फिर इटावा में। मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध चौक हिल्स किस जिले में है? तो भाई लोगों, वो है सलेम में। समय को भूगोल में चौथे आयाम का नाम किसने दिया? समय को भूगोल में चौथे आयाम का नाम किसने दिया? हॉटसन ने, सॉफर ने, हैगेट ने। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर दो भाई साहब। समय को भूगोल के चौथे आयाम का नाम किसने दिया? अरे भाई, सावर महोदय ने, कॉल सावर ने दिया था। किसने? कॉल सावर ने। अगला क्वेश्चन। टॉबलर के अनुसार भूगोल का पहला नियम क्या है? टॉबलर के अनुसार भूगोल का पहला नियम बताओ। ऑप्शन ए, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक के साथ संबंध है, परंतु निकट की वस्तुएं दूर की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक संबंधित हैं। ऑप्शन बी, भूगोल क्षेत्रों का अध्ययन है। ऑप्शन सी, भूगोल कहाँ, कैसे और क्यों से संबंध है। ऑप्शन डी, वर्तमान भूतकाल की चाबी है। बताओ भाई, टॉबलर के अनुसार भूगोल का पहला नियम क्या है? अरे मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक के साथ संबंध है, परंतु निकट की वस्तुएं दूर की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक संबंधित हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54वां। कौन सा जलमार्ग व्रत वर्त पर है? बताओ, कौन सा जलमार्ग व्रत वर्त पर है? वैंकूवर, याकोहामा, लंदन, मुंबई, सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर, फिलाडेल्फिया, लिवरपूल। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अरे भाई लोगों, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बहुत सिंपल सा है, वैंकूवर, याकोहामा, ऑप्शन ए।
ग्लोब के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग परमाफ्रॉस्ट से आच्छादित है? 5 से 10%, 10 से 15%, 15 से 20% या 20 से 25%? तो यहाँ पर होगा भाई लोगों 5 से 10% भाग। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कई हजारों वर्षों से बर्फ से ढका हुआ है। कई हजारों लाखों वर्षों से बर्फ से ढके हुए क्षेत्र को परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। तेथीस सागर अस्तित्व में आ गया था प्रीकैम्ब्रियन युग के अंत में, पैलियोजोइक युग के अंत में, मेसोजोइक युग के अंत में, कैनोजोइक के युग के अंत में। बताओ, तेथीस सागर अस्तित्व में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर दो भाई। अरे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये आया था पैलियोजोइक युग के अंत में, ऑप्शन बी। मोरिसोवा का टेक्टोनोजियोमॉर्फिक मॉडल संबंधित है स्थल स्वरूप विकास से, पर्वत निर्माण से, जलवायु परिवर्तन से, अनाच्छादन से। बताओ, मोरिसोवा का टेक्टोनोजियोमॉर्फिक मॉडल संबंधित है स्थल रूप विकास से। किससे? स्थल रूप के विकास से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं। ग्लोबजोरिना पंख जमाव है। ग्लोबजोरिना पंख जमाव है भूमिज पदार्थ का, ज्वालामुखी पदार्थ का, जैविक पदार्थ का, अजैविक पदार्थ का। बताओ, ग्लोबीजोरिना पंख जमाव है। ग्लोबीजोरिना पंख जमाव है भूमिज पदार्थ का, ज्वालामुखी पदार्थ का, जैविक पदार्थ का या अजैविक पदार्थ का? ओ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आएगा जैविक पदार्थ का। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से सागर की ओर फैला होता है 100 नॉटिकल मील की दूरी तक, 150 नॉटिकल मील की दूरी तक, 200 नॉटिकल मील की दूरी तक, 24 नॉटिकल मील की दूरी तक। तो प्यारे प्यारे साथियों, जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है वो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। कहाँ तक? 200 नॉटिकल मील की दूरी। अगला क्वेश्चन 60वां, एक क्षेत्र की वनस्पति में क्रमबद्ध परिवर्तन क्रम को कहते हैं। एक क्षेत्र की वनस्पति में क्रमबद्ध परिवर्तन क्रम को कहते हैं। बायोम्स कहते हैं, अनुक्रमण कहते हैं, पोषण रीति कहते हैं या चरम अवस्था कहते हैं? बताओ, एक क्षेत्र की वनस्पति में क्रमबद्ध परिवर्तन क्रम को कहते हैं। अरे प्यारे प्यारे साथियों, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अरे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर होगा अनुक्रमण। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या आप्रवास हुआ है अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। बताओ भाई, बताओ रे बताओ। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या आप्रवास हुआ है कहाँ पर? अमेरिका में। आप्रवास का मतलब होता है जनसंख्या का आना। यदि देखो, एक उत्प्रवास होता है, एक प्रवास होता है। विदेशों से, जैसे सपोज डेट मैं भारत का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। विदेशों से भारत में आना आप्रवास कहलाता है, भारत से विदेशों में जाना उत्प्रवास कहलाता है। विदेशों से भारत में आना आप्रवास, भारत से विदेशों में जाना उत्प्रवास। इसको समझाओ 62वें क्वेश्चन को। सार, न्यू इंग्लैंड, दक्षिण ट्रांसवाल, कैंटन, चीन, जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। बताओ, मिलान करके बताओ यहाँ पर कौन सा सही होगा। अरे प्यारे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप PDF ले लो इसकी। सार जर्मनी में है। ठीक है जी, सार कहाँ पर है? जर्मनी में है। ठीक है, न्यू इंग्लैंड अमेरिका में है, कैंटन चाइना में है, दक्षिण ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में है। साउथ जर्मनी में, न्यू इंग्लैंड अमेरिका में, दक्षिण ट्रांसवाल
दक्षिण अफ्रीका में, कैंटन चाइना में। गाजा पट्टी स्थित है, 63वां क्वेश्चन है, गाजा पट्टी स्थित है मृत सागर के तट के सहारे, भूमध्य सागर के तट के सहारे, फारस की खाड़ी, लाल सागर। अरे मेरे प्यारे साथियों, गाजा पट्टी कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर के तट के सहारे। अगला क्वेश्चन 64वां, किल नहर जोड़ती है कैरेबियन सागर तथा प्रशांत महासागर को, बेरिंग सागर तथा चुक्ची सागर को, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को, बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को। तो देखो ध्यान दो साथियों, किल नहर किसको जोड़ती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। ठीक है, तो देखो इसी के साथ हमारे टोटल 64 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 36 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन करवा दूंगा कल जो 2 बजे वाली क्लास होगी उसमें मैंने। ठीक है, देखो पैरामीटर में लगाने का ये फ़ायदा है, 26 मिनट में 33 और 31 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। 26 मिनट में 31 क्वेश्चन करवा दिया। और वहीं सुबह की बात बताऊं तो भाई सुबह 33 क्वेश्चनों में मैंने लगाई थी 49 मिनट। अब देख लो कितना टाइम बच गया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। गजब तरीके से तैयारी करो, सिलेक्शन लो।